नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश हो रही है और इस वक्त अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो बहुत ही हल्की सी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो शुरुआत जैसी हुई थी कमजोर, उसके बाद रिकवरी बहुत शानदार रही है। हालांकि निफ्टी बैंक में आप अभी भी 350 अंकों के आसपास की गिरावट देखेंगे और उसकी वजह यह है कि इंडसइंड बैंक का शेयर आज 25% से भी ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहा है। जी हां, 25%। डेरिवेटिव अकाउंट्स में कुछ ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी बैंक ने खुद रिपोर्ट की है, फिर उसकी एक्सटर्नल ऑडिट भी कराई जाएगी। लेकिन आज निवेशकों का भरोसा काफी ज्यादा कम हुआ है और कल भी हमने देखा था शेयर को गिरते हुए। और अगर अब इसके हाई से देखेंगे, 52 वीक हाई से, रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो 65 से 70% के आसपास की मार्केट में वेल्थ इरोड हो गई है निवेशकों की। आज के आज मार्केट कैप में 17,000 करोड़ रुपए का डेंट लगा। जी हां, 17,000 करोड़। इतने में तो कई सारी छोटी मोटी कंपनीज का टोटल मार्केट कैप हो जाता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा गिरावट है। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो कमजोर शुरुआत हुई थी वहां से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश जरूर है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन का रेशियो थोड़ा सा बेहतर जरूर हो रहा है। 713 शेयर इस वक्त हैं तेजी वाले और उसके मुकाबले हम देख रहे हैं कि 19,1900 शेयर गिरावट के साथ कारोबार करें। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स देखिए हर निशान में आ गया है। आज का जो लो है करीब 500-550 अंक नीचे था निफ्टी का मिड कैप 100 और वहां से रिकवर करके ऊपर आ रहा है। आप एनएससी के एफएनओ का अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको ज्यादातर शेयर आपको तेजी वाले ही दिखेंगे, गिरने वाले शेयरों की संख्या कम है। तो ये एक डेटा आज बाजार के पक्ष में जा रहा है। लेकिन इंडसइंड बैंक को अगर आप छोड़ दें, अगर इंडसइंड बैंक इतना नहीं नीचे डाउन होता तो हम ये कह पाने की स्थिति में होते कि देखिए जो कुछ भी यूएस में हुआ, कल जो टर्मोइल वहां पर हुई मंदी के डर से हम उससे अछूते थोड़े रह जाते, लेकिन इंडसइंड बैंक ने मूड खराब किया हुआ है। तो आगे हम इन सारे शेयरों पर चर्चा करेंगे। और मिड कैप में आज बजर्स कौन से हैं, यानी कि कहां ज्यादा तेजी हो रही है, कहां ज्यादा मंदी हो रही है, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। मानस जी, सॉलिड रिकवरी सर, बढ़िया लग रहा है देख के कि थोड़े से कमजोर माहौल में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है निफ्टी ने। हरे निशान में भी लौट के आया था बाकायदा एक बार को। आज का जो लो है 22,314 का है, यानी कि करीब करीब 225 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में लोअर लेवल से आ गई है। मानस जी, क्या लग रहा है कि बाजार अब डर से उबर चुके हैं और अभी जो रिकवरी आई है क्या ये और बढ़ेगी? तेजी का सौदा यहां से करना है या फिर अभी वेट एंड वॉच? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए बिल्कुल रिकवरी तो बहुत ही शानदार थी। देखिए गैप डाउन देखने को मिला। निफ्टी ने अपने प्रीवियस जो रैली रिसेंट की करीब 5 दिनों की रैली थी उसको 50% करेक्ट किया और वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक बार ये 2250 के ऊपर निकल जाए तब तो आप फिर से खरीदारी करने से कर सकते हैं, क्योंकि अगर 22,500 ब्रेक करेगा तो जो रिसेंट हाई 22,675 के आसपास है उसको ब्रेक करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और उसके ऊपर तो आपको शायद 22,900 तक के भाव भी देखने को मिल जाए। तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो लॉन्ग साइड पे होगा, लेकिन स्टॉप लॉस तो आज आपको जो रीसेंट लो, आज का लो है, उसके नीचे ही लगाना पड़ेगा। तो 22,300 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, इस उम्मीद में कि जो रीसेंट हाई 22,675 का है उसको ब्रेक करके कम से कम 150 पॉइंट की तेजी उसके ऊपर और निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी में अभी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। कल भी वीकनेस थी और आज भी अगर आप देखिए तो लगातार वीकनेस मॉर्निंग से देखने को मिल रही है। तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, बट निफ्टी में डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए आज के लोज पे स्टॉप लॉस लगाकर। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू हो गया। मानस जी, फिर स्टॉक बता दीजिए सर, क्या करें? मिड कैप में आपकी नजर कहां पर गई है, क्या ट्रेड करना अभी? देखिए आज मेरा समझना है कि थोड़ा सा मिड कैप को अवॉइड करिए, क्योंकि मिड कैप में वीकनेस ज्यादा दिख रही है। आई थिंक जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जहां पर स्ट्रेंथ बनी हुई है वहां पर ट्रेड लिया जा सकता है। देखिए बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने आज एक ही दिन में 10 और 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला, वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में 1229 के स्टॉप लॉस से 1229 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 1260 तक के टारगेट्स पहुंच चुके हैं। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी लार्ज कैप स्पेस से है, सन फार्मा में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट देखने को मिला है
और इस ब्रेकआउट के बाद 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने रीगेन किया है। तो सन फार्मा में 1629 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। टारगेट 1700 रुपए के आसपास के रहेंगे। ठीक है, टारगेट 1700 रुपए की, 1629 रुपए का स्टॉप लॉस सन फार्मा खरीदना है आपको। और इसके अलावा आईसीसी बैंक, शुरुआत से दोनों शेयरों ने लीडरशिप ले रखी है। देखिए, बाजार की जब कमजोर शुरुआत हुई भी ना, आईसीसी बैंक उस वक्त ऊपर था, और थोड़ा मोड़ा नहीं, 1% ऊपर था बाकायदा। और आईसीसी बैंक को लेकर जो टारगेट है वो है 1260 रुपए का। 1229 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है, यानी कि मौजूदा भाव से करीब 13-14 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपके लिए ठीक ठाक है आईसीसी बैंक में। ये दोनों जो शेयर है ना, ये निफ्टी के टॉप 3 जो गेनर्स हैं आज के, उसमें शामिल हैं। और देखिए मानस जी की ये खासियत है, आपको मतलब सेफ्टी का भी आपका ध्यान रखते हैं, पैसे कहां पर बन जाएंगे वो भी आपको मौके बताते हैं, और बढ़िया स्टॉक्स देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा मानस जी, आपने जब निफ्टी के टॉप 3 में से जब टॉप 2 आपने चुन ही लिए हैं, तो एक और स्टॉक जो है वो भी चल रहा है, ट्रेंट। इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर है, 2.25% के आसपास की तेजी है। और हमने देखा है कि ट्रेंड ने 48 रुपए के आसपास आके सपोर्ट लिया, फिर से मास चल रहा है। तो क्या मान के चले कि जो भी बॉटम बनना था, जो गिरावट होनी थी, हो गई है, और अब ये शेयर चलने के लिए तैयार है? जब गिरावट के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करता है, तब वहां पर खरीदारी के मौके होते हैं। और आज दोनों मैंने स्टॉक दिया है, आईसीआईसीआई बैंक और सन फार्मा, इन दोनों में कंसोलिडेशन के बाद, गिरावट के बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। इसीलिए वहां पर रिकमेंडेशन है। ट्रेंड में इसीलिए रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि स्टॉक ने अभी भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन नहीं किया है, जो कि मेरे ख्याल से 5150 के आसपास है। तो जब तक 5150 के ऊपर ना निकले, तब तक आप फ्रेश लॉन्ग नहीं बनानी चाहिए मेरे ख्याल से ट्रेंड पे। और लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो आप एक स्टॉप लॉस 4700 का लगा के होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि एक डबल बॉटम चार्ट पे दिख रहा है। ठीक है, बढ़िया है। ट्रेंड को लेकर ये व्यू, क्यों आपको अभी इसमें नई एंट्री करनी है, उसकी रीजन भी बता दिया आपको मानस जी ने। ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज वाली कंपनीज के जो शेयर हैं, आज वहां पर भी एक्शन दिख रहा है। आप देखेंगे एमआरपीएल में 2-2.5% के आसपास की तेजी है, लेकिन चेन्नई पेट्रो बाकायदा 8% ऊपर फिलहाल शेयर है। चेन्नई पेट्रो मानस जी, शुरुआत ऐसी खास नहीं हुई थी, कमजोरी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या बढ़िया रफ्तार चेन्नई पेट्रो ने पकड़ी है। कोई ट्रेड बन रहा है इसमें आपके हिसाब से? चेन्नई पेट्रो ने पिछले हफ्ते ही क्लियर कर दिया था कि अब ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है, क्योंकि वीकली चार्ट पे काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था, और स्टॉक ने 200 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया था। उसके बाद 2 दिनों में कंसोलिडेशन, एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से आज रिकवरी देखने को मिल रही है, 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 529 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और अब जो नए टारगेट होंगे वो 600 से 610 की रेंज में होंगे। ठीक है, 600 से लेकर 610 के रेंज में अगले जो टारगेट होंगे वो होंगे चेन्नई पेट्रो के लिए। बाजार में एक और थीम है जो थोड़ा ध्यान अपना खींच रहा है, और वो है प्रॉपर्टी वाले जो स्टॉक्स हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, ये तमाम शेयर आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। मैक्रोटेक में तो बाकायदा 5% के आसपास की तेजी है। तो जो मैं निफ्टी के वायदा के, इनफैक्ट अगर मैं टॉप गेनर्स चेक कर रहा हूं, ये सारे के सारे नाम वहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि काफी ज्यादा करेक्शन के शिकार भी हुए हैं, अब उनमें बाइंग आ रही है। बाइंग कितनी सस्टेन करेगी, ये थोड़ी सी ना आपको देखने वाली चीज होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वॉइसेस निकल के आ रही हैं कि नहीं, अब मार्केट के बाद अब रियल एस्टेट की बारी है, देखना होगा। लेकिन मानस जी, इनमें से कोई शेयर आपको लग रहा है जहां पर ये ट्रेंड का कंटिन्यूएशन रहे और नई खरीदारी कर सके? देखिए, 2 स्टॉक आप इस स्पेस में ध्यान रखिए, एक ओबराय रियल्टी और दूसरा गोदरेज प्रॉपर्टीज। दोनों स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने करेक्शन दिखाया था 3-4 दिनों में, लेकिन अपने प्रीवियस लो के को ब्रेक नहीं किया, उसको टेस्ट भी नहीं किया, और वहां पर लोअर लेवल पे रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से अगर एक ट्रेड चूज करना हो तो वो गोदरेज प्रॉपर्टीज होगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 1990 के नीचे लगा के एक लॉन्ग साइड में ट्रेड लेना है। पोजिशनल ट्रेड होगा ये, और टारगेट 2150 के आसपास के रहेंगे। पोजिशनल ट्रेड होगा, 2150 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर में। एक शेयर और मिड कैप में आप चेक कर लीजिए मानस जी, पेटीएम का। पेटीएम आपको लगता है कि अपनी तेजी को कायम रख पाएगा? नहीं, देखिए, पेटीएम में तो अभी भी ट्रेंड नेगेटिव ही लगता है। हालांकि आज हमें रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली है,
लेकिन जब तक ये 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज, जो कि दोनों करीब करीब 725 और 730 की रेंज में है, जब तक ये ब्रेक ना करे, उसके ऊपर ना निकले, तब तक ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। वीकली चार्ट खराब लगते हैं क्योंकि 100 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कॉशियस अप्रोच रहेगी, कभी उछाल मिले जिस तरह का आज मिला है तो वहां पर अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 730 रुपए के ऊपर ही करिए। 730 रुपए के ऊपर करनी है फ्रेश खरीदारी आपको पेटीएम के शेयर में। प्लेटफॉर्म वाले स्टॉक्स में एक बार जोमैटो लेके आइए, क्योंकि जोमैटो हम देख रहे हैं कि बहुत ही क्रूशियल लेवल पर आके ये शेयर खड़ा है। 200 रुपए के आसपास ही आ गया है। हमने देखा था कि जनवरी में 205-7 रुपए के आसपास ही आया था और वहां से फिर से रिवर्सल दिखा के 235-40 की रेंज में गया था। लेकिन जोमैटो में फिर से पेन बढ़ता हुआ दिख रहा है और जोमैटो के साथ साथ हम देख रहे हैं कि आज स्विगी पर भी में गिरावट है। हालांकि 2% के आसपास की गिरावट है स्विगी में, लेकिन जोमैटो मानस जी, जोमैटो देखिए 200 रुपए के थोड़ा सा नीचे आज गया और वहां से फिर ये संभला। जोमैटो क्या करेंगे? 4.5% नीचे है। अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आप शॉर्ट कॉल ले सकते हैं किसी स्टॉक में, तो आई थिंक जोमैटो एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जहां पर एक क्लियर साइन है सेल का। तो यहाँ पर बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप 211 के स्टॉप लॉस से बिकवाली कर सकते हैं। 180 तक के टारगेट पोजिशनली स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और अगर चाहें तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, जो 200 वाला पुट ऑप्शन है वहां पर खरीदारी करें। 6 रुपए 45 पैसे के भाव चल रहे हैं उस ऑप्शन में। 2 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और 15 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ठीक है, पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह है आपको। माना जी 200 वाला आपने बोला? जी मैंने 200 वाला 200 वाला पुट। जी 200 वाला पुट। ठीक है, 200 वाला पुट आप लीजिए। 6 रुपए 45 पैसे के भाव पर है। 2 रुपए 90 पैसे का आप उसमें स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 15 रुपए तक के टारगेट आ सकते हैं। यह ऑप्शन की रणनीति होगी। अगर इसमें आप शॉर्ट करना चाहते हैं, शॉर्ट कर लीजिए। 180 रुपए तक के टारगेट के लिए। स्ट्रक्चर फिर से वीक हो रहा है, इसमें आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। स्टॉप लॉसेस का आप ध्यान जरूर रखिएगा। लेकिन ऑप्शन का एक और ट्रेड ले लेते हैं, ऑप्शन के चैंपियन सेगमेंट के जरिए भी। ऑप्शंस का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठ वाले। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप बताइए, आपकी नजर बाजार में कहां गई है? क्या खरीद रहे हैं या फिर क्या बेच रहे हैं? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। हीरो मोटो के साथ जाना चाहूंगा। 3600 का मार्च सीरीज का कॉल ऑप्शन पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 85 रुपीज के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 150 के और स्टॉप लॉस है उसका 60 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 9750 का और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3750 का। कॉन्ट्रा बेट है। स्टॉक में एक बहुत बड़े करेक्शन के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। आज भी जो इनिशियल गैप डाउन था उसके बाद स्टॉक में टेक्निकल बाउंस बैक आ रहा है। मुझे लगता है अगर मार्केट में ये बाउंस बैक कंटिन्यू रहा तो हीरो मोटो में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के यहाँ से चांसेस दिख के आ रहे हैं। ठीक है, हीरो मोटो 52 हफ्ते के निचले स्तरों के आसपास ही शेयर है ये। हीरो मोटो और बजाज ऑटो दोनों काफी गिरावट हमने देखी है। महीने भर में करीब 12% ये शेयर टूटा है। ईयर टू डेट यानी कि इस साल में 15% के आसपास से गिरावट आ गई है। 6,246 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और वहां से गिरते गिरते देखिए मतलब करीब करीब 40% के आसपास साफ हो गया। क्या सीवियर करेक्शन है? मतलब क्या मतलब लोगों का भरोसा रिस्टोर हो तो कैसे हो? जब हीरो मोटो जैसा शेयर ऐसी गिरावट दिखा दे फिर कैसे यकीन करें? कहते हैं ना कि नहीं, ब्लू चिप्स लीजिए, कैसे कोई ले? ये संकट है। बट ये है कि हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बढ़िया है, ठीक है। इस लेवल पर तो पी रेशियो में चेक कर रहा हूँ 17 के आसपास का पी है। थोड़ा वैल्यूएशन वाइज सस्ता हो गया है। थोड़ा सा अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ पाछ के आप चाहें तो इस तरह के शेयर ले सकते हैं, अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबी अवधि का है तो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अमूल 8 वाली की रणनीति आपके काम आ जाएगी। 36 वाली कॉल खरीद लीजिए 85 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 150 रुपए का, स्टॉप लॉस 65 का, 65 रुपए का आपको लगा के चलना है इसमें। चलिए, जो बड़ा एक्सीडेंट है, जो बिग एक्सीडेंट है, वो है इंडसइंड बैंक का शेयर 25% से भी ज्यादा की गिरावट है और इस 25% की गिरावट में निवेशकों के करीब 17,000 करोड़ रुपए एक ही दिन में साफ हो गए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें अगर म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड को जो नुकसान हुआ है आज में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ है और ये शेयर अपने 52 वीक हाई से अब आधा से भी ज्यादा करेक्ट हो चुका है।
₹1550 के आसपास इसके प्राइसेस हैं 52 वीक हाई के, ₹1576 के, और अब ये शेयर आ गया है ₹670 के आसपास। तो बहुत ही भयंकर गिरावट जो इन्होंने रिपोर्ट की थी अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में, कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, कुछ गड़बड़ीज थी। कंपनी के इंटरनल ऑडिट में ये बात पता चली और इसका अब एक्सटर्नल ऑडिट भी कराया जाएगा, और बैंक का मानना है कि अब एक्सटर्नल ऑडिट में कोई ज़्यादा भिन्न चीज़ें निकल के नहीं आएंगी। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार गिरावट का वैसे भी शिकार हो रहा था। सुमंत कठपलिया वाली कल खबर आई थी कि उन्होंने 3 साल का एक्सटेंशन मांगा था बोर्ड ने एमडी एंड सीईओ पद पर उनके लिए, लेकिन 1 साल का एक्सटेंशन मिला। एक वो निराशा थी ही, और बैक टू बैक एक बहुत ही बड़ी निराशाजनक चीज़ ने हम देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक के साथ बैंकिंग शेयरों का भी मूड काफ़ी हद तक खराब किया है। मानस जी, देखिए अब ऐसे में अब टेक्निकल व्यू कोई क्या दे पाएगा? इंडसइंड बैंक अगर 25% निफ्टी का स्टॉक अगर टूट जाए तो फिर मतलब क्या ही राय देंगे? फिर भी मान लीजिए जिन्होंने किसी उम्मीद में शेयर को अगर अभी तक अपने पास रखा हुआ है, आपके हिसाब से सपोर्ट लेवल्स क्या होंगे? देखिए, एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 2022 का लो था, स्टॉक ने उसको भी ब्रीच कर दिया है। और देखिए, ट्रेंड तो पहले से ही नेगेटिव था, ऐसा नहीं है कि आज के मूव के बाद ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। ट्रेंड तो नेगेटिव मेरे ख्याल से अक्टूबर के मध्य से था, जब स्टॉक ने 1350 1345 की रेंज को ब्रेक किया था। तो उसके बाद से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे। अब आज के मूव के बाद तो मैं समझता हूँ कि अब कोई नीचे के टारगेट देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर टारगेट देना होगा तो वो सीधे सीधे ₹500 का टारगेट होगा। तो यहाँ से भी ₹150 की गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करने की कोशिश करें, और फ्रेश खरीदारी तब तक ना करें जब तक एटलीस्ट 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकले स्टॉक। उससे पहले आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। ठीक है, फ्रेश खरीदारी तो नहीं करनी है। काफ़ी ज़्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक के शेयर में हमने देखी है। 2 बैंक आप लगे हाथ और चेक कर लीजिए। एक तो मुझे ज़रा चेक करके बताइए, बंधन बैंक, और सेम उसी के तर्ज पे चलता हुआ मुझे दिखता है आरबीएल बैंक। इनसे कोई उम्मीद रखें या फिर इनसे भी समेट ले पोजीशन अगर है तो? देखिए, आरबीएल बैंक की जहां तक बात है, आरबीएल बैंक में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और काफी समय से, मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 मंथ से यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। 145 पे सपोर्ट है, 180 पे रेजिस्टेंस है। तो जब इसके बाहर निकलेगा तभी आपको कोई ट्रेड लेना है, उससे पहले इसको अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। और देखिए, बंधन बैंक आज गिरावट के बाद अपने 20 और 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। कॉशियस अप्रोच रहेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 137 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। 137 के नीचे गया तो 130 और 124, ये 2 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 137 पर आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए बंधन के लिए। 130 124 बंधन बैंक, सीएलएसए ने इसको अपग्रेड किया था और हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग भी इसको दी थी बंधन बैंक की। लेकिन स्थिति देखिए क्या है, उस दिन थोड़ी हमने तेजी देखी, 5% चला था शेयर, और आज बिना किसी खबर के 5% ये टूट गया। मतलब इस तरह के स्टॉक्स में मतलब निवेशक क्यों लंबे समय तक निवेशित रहते हैं, मुझे तो ये रैशनल समझ नहीं आता, जबकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे बैंक सामने हो। ये स्थिति साफ दिख रही है। लेकिन चलिए टाटा ग्रुप की बात करते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस में आज अच्छी तेजी है, और उस तेजी की वजह है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर को लेकर बड़ा अपग्रेड। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने क्या कहा है, उनको ग्रोथ के जो ड्राइवर्स दिख रहे हैं शेयर में वो कौन से दिख रहे हैं, ये जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी अंश भीलवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए क्यों अपग्रेड किया है टाटा कम्युनिकेशन को? बिल्कुल, यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने डबल अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस भी देखें तो यहाँ पे 1840 का दिया है। दरअसल आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने कहा है कि स्टॉक में जो फॉल आया था हाल ही में वो ड्यू टू वीक रेवेन्यू था और कुछ ज़्यादा हाई रेवेन्यू ये ग्रोथ रखने की वजह से हुआ था। साथ ही साथ जो रेड सी केबल है इसकी वजह से मेन डिस्ट्रप्शन हुआ था, और उस वक्त जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी कमज़ोर थे। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति है वो बदल चुकी है। यहाँ पे हम देखें तो रेड इशू जो है वो सॉल्व हो चुका है। ऑर्डर बुक की भी बात करें तो डबल डिजिट में ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है FY25 के लिए। साथ ही साथ ब्रोकरेज ने यह भी बताया है कि जो एनालिस्ट है वो अब तक जो 3,300 करोड़ का एक फ्री कैश फ्लो है वो एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं FY27 के लिए, वो अब तक फैक्टर्ड इन नहीं हुआ है शेयर प्राइस में। इस वजह से यहाँ पे एक अच्छा ग्रोथ आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ ब्रोकरेज फर्म ने कुछ 5 की रीजंस भी बताए हैं ये डबल अपग्रेड के लिए। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन डील्स और बेटर ऑर्डर लुक के हिसाब से। दूसरा यहाँ पे दिया है कि जो डिमांड है वो डिजिटल सर्विस में काफ़ी इंप्रूव हो सकता है क्लाउड और AI के चलते।
तीसरा रीज़न ये दिया है कि जो डेटा डिमांड है उसमें भी काफ़ी अच्छा उछाल आ सकता है, क्योंकि एआई में काफ़ी अच्छा डिमांड आता हुआ नजर आ रहा है। चौथा, उन्होंने ये बताया कि कंपनी इस वक्त काफ़ी वाइजली इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से उन्हें एक अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ सकता है। और फिफ्थ, उन्होंने बताया कि जो अब जो करंट वैल्यू है उस हिसाब से वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, तो इस लेवल पे एक अच्छी खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, ब्रोकरेज का भरोसा है। हालांकि अगर आप देखेंगे तो 1500 रुपये के भाव थे महीने भर पहले, वहाँ से शेयर एक गिर के आया था करीब 1300 रुपये के आसपास, और वहाँ से चलने की कोशिश कर रहा है। और आज तो बहुत ही शानदार तेज़ी है, करीब 7-7.5% के आसपास की बढ़िया रिकवरी वाला शेयर है। लेकिन एक ऐसे शेयर की बात कर लेते हैं जहाँ पर उम्मीदें तो हैं कि अच्छा रिकवर हो जाए, लेकिन उसके संकेत दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, और वो शेयर है एजीएस ट्रांजैक्ट। ये कंपनी क्या करती है, ये एटीएम्स में कैश भरने का, कैश मैनेजमेंट का बेसिकली इनका काम है, और इसकी बहुत ही पतली हालत है। उसके चलते हम देख रहे हैं कि अब बैंकों के एटीएम ऑपरेशंस पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि एटीएम खाली है। आप हो सकता है कि आप अगल बगल किसी एटीएम में गए हों, आप वहाँ पैसे ना निकाल पाए हों, तो दिक्कत ये एजीएस ट्रांजैक्ट को लेकर है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, एक उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है एजीएस ट्रांजैक्ट। लेकिन दिक्कत ये है कि लगातार 27 सत्र तक ये शेयर गिर चुका है। कल हमने आपको आगाह भी किया था कि आप इससे दूर रहिए, इसमें प्रॉब्लम क्या है वो भी आपको बताया था। जरा फिर से आपको बताते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है आपके बार बार आपको खतरों को लेकर आगाह कराना, और जहां चैलेंजेस हैं उनके बारे में आपको बताना। हमारे सहयोगी शरद दुबे कल भी जुड़े थे, आज फिर से जुड़ गए हैं। शरद, मतलब निवेशकों के लिए पता है दिल से तकलीफ होती है कि लोग भरोसे के साथ आईपीओ में पैसे डालते हैं, लेकिन कोई ये उम्मीद थोड़े करता है कि नहीं 90% वेल्थ इरोड हो जाए। बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमने ईटी नाउ स्वदेश में हमारी मुहिम भी थी कि कल जो एजीएस ट्रांजैक्ट पे हमने जो है एक सावधान वाला जो है एक पूरा इंपॉर्टेंट लिंक किया था, और यहाँ पे बताया था कि रेगुलेटरी एजेंसीज को भी एक्शन में आना चाहिए। क्या आरबीआई और सेबी जो धकल देना चाहेंगे, और क्या यहाँ पे सिस्टमैटिक इशू का जो रिस्क देखने मिल सकता है, या आपका एटीएम में जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ एटीएम्स ड्राई अप हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सवाल उठ रहे हैं। इन्वेस्टर लॉसेस तो है ही, लेकिन एक कॉमन पब्लिक के लिए भी जो है लॉसेस देखने मिल रही है कि एटीएम के लाइन में शायद वो एटीएम ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। हम बता देते हैं कि जो एजीएस ट्रांजैक्ट में 2024 के हाई से अभी तक 90% वेल्थ साफ हो गया। 2025 में भी गिरावट 80% का था, और एक महीने में देखें तो 65% का लॉस देखने मिला है। कंपनी जो है ऑफ कोर्स डिफ़ॉल्ट भी की है, जहाँ पे स्टैट्यूटरी ड्यूज की पेमेंट को लेके। इसके अलावा क्रेडिटर्स लोग ने भी जो है थोड़ी सी आशंका जताई है, और इम्पॉर्टेंटली 2 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है उनको डिफ़ॉल्ट घोषित भी कराया गया उनके बैंकिंग फैसिलिटीज़ को लेके। एक ऑफ कोर्स आपका क्रिसिल था, और दूसरा आपका इंडिया रेटिंग्स था। इसके अलावा जो है याद रखिए 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने रेजिग्नेशन दिए हैं। एटीएम ऑपरेशंस जो है खराब जा रहे हैं बैंकिंग के साथ, और जो टोटल ड्यूज़ है ये बड़ा आंकड़ा आ रहा है 726 करोड़ का। इसमें आप एसबीआई, एक्सिस बैंक जैसे बड़े दिग्गज बैंक्स भी शामिल है। लेकिन एक सवाल उठता है खासकर कि बैंक्स को लेकर, ईटी नाउ स्वदेश पुट करता है ये सवाल कि एटीएम कैलिब्रेशंस में कोई डिले तो नहीं हो रहा है, उसके कारण कॉमन पब्लिक को भी जो है प्रेशर आ सकता है। 38,000 एटीएम्स का जो इम्पैक्ट देखने मिला है। एसबीआई का सबसे ज़्यादा प्रभावित है, लगभग 14,000 एटीएम का। और इसके अलावा याद रखिए एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक तो कई नए और तौर तरीके भी उस पर फोकस करें, जहाँ पे वो एक नए एटीएम के सर्विस प्रोवाइडर के पास भी जा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कैलिब्रेशंस हो रही है, पर सवाल उठता है कि बैंक्स जो है खरे उतर रहे हैं कि नहीं इस एटीएम के प्रॉब्लम्स में। इस पे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट सूची बनती है। ठीक है, ये जो अभी डेटा आ रहे थे कि कितना गिरावट का शिकार हुआ शेयर, वो देख के ना मतलब कॉन्फिडेंस डोल जाता है। जो वीक हार्टेड लोग हैं, जो बाजार में पैसे कमाने की उम्मीद से आते हैं, ये सोच के नहीं आते कि इतना शेयर गिर जाएगा। आपको बता दें कि 175 रुपये का था इशू प्राइस इसका। 3 साल पहले जनवरी 2022 में इसका आईपीओ आया था, और अब वहाँ से गिरते 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 14 रुपये का भाव हो गया। और मुश्किल ये है ना कि अब ये 14 रुपये ना आप निकल ही नहीं पाएंगे। ये लोअर सर्किट जब तक खुलेगा नहीं, तब तक आपको मौका नहीं मिलेगा, आप बेचोगे कैसे फिर? तो ये वैल्यू बिल्कुल अब बढ़ रहा है कि अच्छा मतलब कुछ ना मिले, आपके हाथ में कुछ आए ही ना, उस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं। और हम मुहिम ये चला रहे हैं कि रेगुलेटर इसमें दखल दे, इसमें थोड़ी सक्रियता अपनी बढ़ाए और जांच कराए, चीज़ों को जांचे परखे अच्छे से निवेशकों के हित में। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है।
मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर, बाजार पर अपनी रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए।